हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वन डे एग्जाम 3.0। हमारे चैनल वन डे एग्जाम 3.0 में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो मनमोहन सिंह पे आधारित है। हाल ही में कल 26 दिसंबर 2024 को डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनका निधन हो गया है। ये किस प्रकार भारतीय राजनीतिक जीवन में किस प्रकार इनका जीवन बीता, इसके बारे में हमारा यह वीडियो है। मनमोहन सिंह भारत की अर्थव्यवस्था को किस तरीके से मजबूत किए और इनको उदारीकरण का अग्रदूत, अर्थव्यवस्था का अग्रदूत क्यों कहा जाता है, इनकी क्या उपलब्धि है देश के बारे में, इसके बारे में यह हमारा वीडियो है। तो सबसे पहले हम मनमोहन सिंह के जीवन के बारे में आपको परिचय कराएंगे। मनमोहन सिंह के बारे में, तो मनमोहन सिंह का जो जन्म हुआ था 1932 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु अभी कल ही हुआ, जो कि 26 दिसंबर 2024 को हुआ। इनका जो जन्म स्थान है ये पंजाब पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन पाकिस्तान का जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो इनके पिता अपने पूरे परिवार सहित हिंदुस्तान में चले आए। इनकी माता का नाम अमृत कौर, इनके पिता का नाम गुरुमुख सिंह और इनकी पत्नी का नाम गुरशरण सिंह कौर था। तो अब मनमोहन सिंह के बारे में बताएंगे। जब इनके पिता, इनका जो जन्म था ये पाकिस्तान पंजाब में हुआ था। वो पंजाब का वह भाग जो पाकिस्तान में इस समय है, लेकिन जब देश का बंटवारा हो जाता है तो इनके पिता अपने पूरे परिवार सहित मनमोहन सिंह को लेकर के भारत चले जाते हैं। पंजाब के उस भाग में रहने लगते हैं जो भारत के क्षेत्र में है। तो सबसे पहले इनके शिक्षा के बारे में हम बताएंगे कि ये शिक्षा कितना लिए। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पंजाब विश्वविद्यालय से प्राप्त की। यहाँ से इन्होंने 1952 में अर्थशास्त्र में स्नातक की और 1954 में मास्टर डिग्री हासिल की। इसके बाद वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए और 1957 में उन्होंने अर्थशास्त्र में फर्स्ट क्लास ऑनर्स डिग्री हासिल की। फिर इन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में के नफील्ड कॉलेज से 1962 में डॉक्टर फिल की डिग्री प्राप्त की। तो मनमोहन सिंह की शिक्षा क्या है? मनमोहन सिंह सबसे पहले अपने प्रारंभिक जीवन का जो पढ़ाई था वो अपने गांव में ही किए। इसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय से पढ़े। फिर उन्होंने 1952 में अर्थशास्त्र में स्नातक किए और 1954 में मास्टर डिग्री हासिल किए। इसके बाद वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़े। फिर 1957 में उन्होंने अर्थशास्त्र में फर्स्ट क्लास ऑनर्स से डिग्री हासिल की। 1957 में इन्होंने अर्थशास्त्र में फर्स्ट क्लास ऑनर्स से डिग्री हासिल की। फिर इन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से भी पढ़ा है और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से भी पढ़े हैं। तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नफील्ड कॉलेज से 1962 में डॉक्टर फिल की डिग्री प्राप्त की। तो जो मनमोहन सिंह की शिक्षा थी वो इसीलिए इनको अर्थशास्त्र के बारे में काफ़ी अच्छा जानकारी था और ये भारत की अर्थव्यवस्था को काफ़ी अच्छा सुधारते हैं। 1962 में इन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से पढ़ा। 1957 में इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई की है। मनमोहन सिंह की, इसके बाद मनमोहन सिंह के पद के बारे में बताऊंगा। मनमोहन सिंह किस किस पद पे रहे हुए हैं। 1957 से 1965 तक ये चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय में एक अध्यापक के तौर पे काम किए। पढ़ने के बाद जब ये आए तो पंजाब में चंडीगढ़ में जो एक विश्वविद्यालय है, पंजाब विश्वविद्यालय में एक अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे। फिर इसके बाद 1969 से 1972 तक दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रोफेसर के पद पर कार्य किए। फिर इसके बाद 1976 में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मानक प्रोफेसर के पद पर काम किए। फिर इसके बाद इन्होंने 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य किए। क्योंकि ये अर्थशास्त्र के बारे में एक अच्छी ज़्यादा जानकारी रखते थे, जिसके कारण इनको आरबीआई का गवर्नर 1982 से 1985 तक के आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य करने का मौका दिया गया। फिर इसके बाद जब ये आरबीआई के गवर्नर थे, इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, इसलिए ये इनको 1985 से 1987 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष बनाया जाता है। 1985 से 1987 के बीच ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। फिर इसके बाद 1990 से 1992 तक भारतीय प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार के आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। फिर इसके बाद जब योजना आयोग के उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं तो इनका कार्य बहुत अच्छा रहता है, जिसके कारण 1990 से 1992 के बीच इनको फिर से प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त कर दिए जाते हैं।
फिर इसके बाद 1992 में नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार में इन्होंने वित्त मंत्री का पद इनको मिलता है। तब ये 1992 में भारत सरकार के कांग्रेस की तरफ से ये वित्त मंत्री का कार्य संभालते हैं। 1992 में इनको वित्त मंत्रालय का पद मिलता है, ये भारत के वित्त मंत्री बन जाते हैं। फिर इसके बाद 1992, लेकिन ये जब वित्त मंत्री बनते हैं तो न तो ये लोकसभा का सदस्य रहते हैं और न ही राज्यसभा का सदस्य। कानून के अनुसार अगर आप संसद का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपको या तो लोकसभा या राज्यसभा का कोई एक सदस्य होना ज़रूरी होता है। इसलिए 1992 में इन्होंने असम से राज्यसभा का सदस्य बन जाते हैं, राज्यसभा का चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने से अब इनका वित्त मंत्री का जो पद था वो स्थिर हो गया। अब ये भारत के 1992 में वित्त मंत्रालय का पद संभालिए। इन्होंने वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए एक ऐसे कार्य किए जिससे भारत की अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार आया, जिसके कारण 1995 में दूसरी बार राज्यसभा का सदस्य बनते हैं और फिर इसके बाद 1996 में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मानद प्रोफेसर के पद पर फिर से कार्य करने लग जाते हैं। फिर इसके बाद 1999 में दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं लेकिन हार जाते हैं। 1999 में मनमोहन सिंह अपना राजनीतिक करियर सबसे पहले यहीं से ये चुनाव लड़ते हैं। बाकी सभी जगह ये राज्यसभा का सदस्य के तौर पे काम करते हैं। ये लोकसभा का जो चुनाव लड़ते हैं ये 1999 में दक्षिणी दिल्ली से लड़ते हैं, लेकिन इन्हें एक राजनेता न होने के कारण ये चुनाव हार जाते हैं। क्योंकि ये एक प्रोफेसर थे, ये एक टीचर की तरह अध्यापक का काम करते थे। इनके इकोनॉमिक के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी होने के चलते इनको RBI का गवर्नर का पद मिलता है और वित्त मंत्रालय का भी पद मिल जाता है। इसके बाद जब 1999 में ये लोकसभा का चुनाव हार जाते हैं तो फिर 2001 में तीसरी बार राज्यसभा सदस्य का और सदन में नेता विपक्ष का ऑफर मिलता है इनको। फिर 2001 में ये राज्यसभा का सदस्य बनते हैं और सदन में कांग्रेस की तरफ से नेता विपक्ष बनते हैं। उस समय 2001 में बीजेपी सत्ता में आती है और ये कांग्रेस की तरफ से नेता विपक्ष का भूमिका निभाते हैं, क्योंकि मनमोहन सिंह हमेशा कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ते हैं और कांग्रेस की पार्टी से जुड़े हुए थे। फिर इसके बाद 2004 में ये भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एशियाई विकास बैंक के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण काम किए। अब इसके बारे में हम प्रधानमंत्री पद के बारे में बताएंगे कि ये कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे और इनके कार्यकाल में कौन कौन राष्ट्रपति थे। तो 22 मई 2004 से लेकर 26 मई 2014 तक ये प्रधानमंत्री रहे। ये भारत के दो कार्यकाल तक प्रधानमंत्री रहे। एक बार 2004 में एक प्रधानमंत्री बने, इसके बाद फिर 2009 में प्रधानमंत्री बनते हैं। एक बार 2004 22 मई 2004 से लेकर के प्रधानमंत्री पहला कार्यकाल बनाते हैं। फिर इसके बाद 26 मई 2014 तक ये प्रधानमंत्री रहते हैं। मतलब 22 मई 2004 से लेकर के 26 मई 2014 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। इनके कार्यकाल में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ये सब राष्ट्रपति रहते हैं। इनके कार्यकाल में ये तीनों राष्ट्रपति की भूमिका निभाए थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी पाटिल और प्रणब मुखर्जी ये तीनों राष्ट्रपति के रूप में थे। इनके कार्यकाल में ही ये प्रधानमंत्री के पद पे थे। इनसे पहले कौन प्रधानमंत्री था, तो जब इनके पहले अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद ये प्रधानमंत्री बनते हैं और इनके बाद इस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, जो कि अभी तक हैं। इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे की, तो इनके राजनीतिक करियर के बारे में हम आपको बताते हैं। सन 1985 में राजीव गांधी के कार्यकाल में मनमोहन सिंह को योजना आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष बनाया जाता है, क्योंकि ये राजनीतिक करियर इनका इसलिए शुरुआत किया जाता है क्योंकि आर्थिक स्थिति को ये काफ़ी अच्छे से देख सकते थे। इसके कारण इनको राजनीति में राजीव गांधी ने लाने का प्रयास किया। तो इन्होंने सबसे पहले 1985 ईस्वी में राजीव गांधी को योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया। तो जब ये योजना आयोग का उपाध्यक्ष बने तो ये काफ़ी अच्छी योजनाएं बनाते थे, जिससे देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होती थी। मनमोहन सिंह इस पद पर 5 वर्ष तक कार्य करते हैं। इसके बाद अर्थव्यवस्था के बारे में अच्छी पकड़ होने के चलते 1990 में इनको प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। जब ये काफ़ी अच्छा सुझाव सलाह देते हैं तो इनको 1990 में भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। फिर इसके बाद इनकी अच्छी सलाह नीति के चलते इनको BP नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते जब BP नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं तो 1992 में इनको अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर लेते हैं।
जब ये बहुत अच्छी सलाह देते हैं जिसके देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी सुधर रही थी, तो जब बीपी नरसिम्हा राव कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री बनते हैं तो इनको मंत्रिमंडल में 1992 में सम्मिलित कर लेते हैं। और इनको कौन सा पद देते हैं, तो इनको वित्त मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंप दिया जाता है। तो 1992 में ये भारत के वित्त मंत्री बन जाते हैं। जब 1992 में कांग्रेस की तरफ से बीपी नरसिम्हा राव की सरकार बनती है तो इनको वित्त मंत्री बना दिया जाता है, क्योंकि ये भारत की अर्थव्यवस्था को काफ़ी अच्छे से समझते थे और एक अर्थशास्त्री होने के चलते ये भारत की अर्थव्यवस्था में काफ़ी अच्छी भूमिका निभाते थे। लेकिन उस समय मनमोहन सिंह न तो लोकसभा के सदस्य थे और न ही राज्यसभा के। जब ये वित्त मंत्री का कार्यभार संभालते हैं तो उस समय न तो ये लोकसभा का सदस्य थे और न ही राज्यसभा का सदस्य थे। कानून के अनुसार अगर आप संसद में बैठते हैं, कोई भी मंत्री पद लेते हैं, तो आपको या तो लोकसभा का और या तो राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी होता है। इसके लिए इन्होंने 1999 इसके लिए भी असम से चुनाव लड़ते हैं, असम ही राज्यसभा का चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। तो ये राज्यसभा का सदस्य होकर के अपना वित्त मंत्रालय का कार्य चलाते हैं। इसके बाद 1999 में मनमोहन सिंह दक्षिण दिल्ली से चुनाव लोकसभा का लड़ते हैं और फिर हार जाते हैं, क्योंकि ये एक राजनेता नहीं थे, ये एक प्रोफेसर और अर्थशास्त्री थे। इनको राजनीतिक कैरियर के बारे में अनुभव काफ़ी कम था, जिसकी वजह से ये दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी के कैंडिडेट से हार जाते हैं। लेकिन फिर भी इन्हें जो इनका पद था वो किसी ने इनसे छीना नहीं। ये राज्यसभा का सदस्य चुने होने के चलते राज्यसभा का सदस्य बन करके ये संसद में बैठते थे ज़रूर। 2001 में राज्यसभा का सदस्य चुनाव जीतकर संसद कांग्रेस की तरफ से नेता विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। फिर इसके बाद जब 1999 में ये चुनाव लड़ते हैं और लोकसभा का हार जाते हैं, तो 2001 में ये राज्यसभा का चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। फिर इसके बाद राज्यसभा का जब चुनाव जीत जाते हैं तो फिर इनको संसद में बैठने का मौका मिलता है, तो ये कांग्रेस की तरफ से नेता विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, बीजेपी से सवाल पूछते हैं। क्योंकि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहते हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ये कांग्रेस की तरफ से नेता विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। इसके बाद विपक्ष की भूमिका निभाते हुए इन्होंने वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए ऐसे कई कार्य करते हैं जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत होती है, जिसके कारण इन्हें 2014 में भारत का प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया जाता है और ये भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। 2004 में इनको भारत का प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया जाता है और ये भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो इनको उदारीकरण का अग्रदूत क्यों कहा जाता है मनमोहन सिंह को? इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था को अच्छी करने के लिए काफ़ी कठोर मेहनत करते हैं, जिसके कारण उनके कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अधिक सुधर जाती है, जिसके कारण इन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का चैंपियन या उदारीकरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। मनमोहन सिंह वो हस्ती हैं जो एक समय भारत के पास केवल 15 दिन का पैसा बचा था। पूरी दुनिया उस समय देख रही थी भारत कब फाल मार जाएगा, कब फाल्ट हो जाएगा, भारत कब कंगाली की स्थिति पे आ जाएगा। पूरी दुनिया भारत का मजाक बना के रख रही थी। उसी तरीके से जैसे एक समय पाकिस्तान पूरी तरह से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो गई थी और श्रीलंका की भी आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो गई थी, पूरी दुनिया उनका मजाक उड़ा रहा था। उसी तरीके से भारत की भी मजाक उड़ने ही वाली थी। लेकिन मनमोहन सिंह ने भारत का सोना इंग्लैंड में गिरवी रख करके इंग्लैंड से पैसा ला करके भारत की अर्थव्यवस्था को इस तरीके से मजबूत करते हैं कि आज भारत दुनिया का 5वें नंबर के अर्थव्यवस्था का देश बन जाता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने का जो सबसे प्रमुख योगदान दिया जाता है तो वो मनमोहन सिंह को दिया जाता है। इसके बाद इन्होंने अपने जीवन कार्यकाल में काफ़ी अच्छे प्रधानमंत्री कार्यकाल में काफ़ी अनेक कार्य करते हैं जो काफ़ी अच्छे कार्य कर। वैश्वीकरण या उदारीकरण, इन्होंने अपने जीवन कार्यकाल में पूरी दुनिया को भारत में आने का व्यापार करने का मौका देते हैं। जब भारत की अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो जाती है तो इनको लगता है कि जब तक दुनिया का पैसा हमारे देश में नहीं आएगा, पूरी दुनिया को हम व्यापार नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था नहीं ठीक हो पाएगा। इसलिए पूरी दुनिया के लिए अमेरिका, जापान, सऊदी अरब, पूरी दुनिया के लिए भारत में व्यापार करने का रास्ता खोल देते हैं। तो वैश्वीकरण और उदारीकरण का रास्ता अपनाते हैं 1991, जिसके कारण 1991 में जब इनका उदारीकरण का नियम सफल होता है तो इनको धीरे धीरे आगे अच्छे पद पे और बड़े पद पे बैठने का मौका मिलता जाता है, जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सुधरती जाती है। इसके बाद 2005 में जब ये प्रधानमंत्री रहते हैं तो सूचना का अधिकार लाते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन। मतलब आप RTI लगा करके सरकार से किसी भी तरह का पैसा के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मतलब अगर कुछ भी कोई भी बिल पास हुआ उसमें कितना पैसा आया, वो पैसा खर्च हुआ कि नहीं हुआ,
वो पैसा कहाँ गया, इसके बारे में आप आरटीआई लगा के सरकार से किसी भी प्रकार का सवाल पूछ सकते हैं। इसे आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन या सूचना का अधिकार बिल लाए। इसके बाद इन्होंने रोजगार गारंटी योजना या मनरेगा का एक ऐसी योजना लाए जो कि गरीब और किसानों के लिए, जो कि गांव और शहरों में भी जो रहते हैं, इनके लिए रोजगार की एक योजना लाए जो कि 2005 में लाए थे। इसके बाद अमेरिका से न्यूक्लियर की डील 2006 में इन्होंने ही किया था। इसके बाद इनको कई अवार्ड्स मिलते हैं। इस तरीके से अर्थशास्त्री होने के चलते इन्हें कई अवार्ड्स मिलते हैं। पद्म विभूषण अवार्ड मिलता है, सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड इन्हें मिलता है। भारत का सर्वश्रेष्ठ सांसद यही थे, इनको सर्वश्रेष्ठ सांसद का भी अवार्ड मिलता है। इसके बाद इंडियन साइंस कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार इनको प्राप्त किया जाता है। एशिया मनी अवार्ड फॉर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। यूरो मनी अवार्ड फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड का इन्हें मिलता है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ अवार्ड्स इनको मिलता है। तो मनमोहन सिंह वो हस्ती थे जो भारत को आज पाँचवीं अर्थव्यवस्था के रूप में लाने का सबसे प्रमुख कार्य किए हैं। आज 26 दिसंबर 2024 को इनका देहांत हो गया, जो कि ये 92 वर्ष की आयु में अपनी पूरी करके हुए आज परलोकगामी हो गए। आज मनमोहन सिंह की एक याद और छवि पूरे भारत में हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी।